हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और इंडिया पर म्यांमार की वजह से क्या असर पड़ रहा है। म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट अभी दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गया है। इस वक्त म्यांमार में मिलिट्री जुंता का कंट्रोल चल रहा है, जिसमें लोग मिलिट्री के रूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। 2021 में मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल किया था, मतलब सिविलियन गवर्नमेंट को गिरा दिया था, और तब से वहाँ वायलेंस और इनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब तक कई एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जो म्यांमार के अलग अलग रीजन्स में ऑपरेट कर रही है, उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाया है, स्पेशली इंडिया के बॉर्डर के पास जो एरियाज है उनमें। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों इस सिचुएशन को लेकर सीरियस है। दोनों कंट्रीज चाहती है कि म्यांमार को लेकर बातचीत हो, जिसमें मिलिट्री जुंता, एक्साइल्ड गवर्नमेंट और एथनिक ग्रुप सबको इंक्लूड किया जाए। पहले ये समझते हैं कि एक्साइल्ड गवर्नमेंट क्या है। मान लो जब एक गवर्नमेंट अपने देश से भागकर दूसरे देश में चली जाती है, यूजली किसी मिलिट्री डिफीट या पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, तो गवर्नमेंट अपने देश में अपना कंट्रोल दोबारा पाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उनकी पावर नहीं होती। एथनिक ग्रुप का मतलब है कि एक ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप के लोग जो अपनी कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और एंसेस्ट्री के बेसिस पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है एक पीसफुल सॉल्यूशन मिल सके। रिसेंट एंगेजमेंट्स दिखाते हैं कि दोनों कंट्रीज एक्टिवली म्यांमार के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जिसमें इंडिया ने एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को अपने यहाँ बुलाया था, और इंडोनेशिया भी कुछ सिमिलर एंगेजमेंट्स कर चुका है। ये एफर्ट्स म्यांमार में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा रिजोल्व करने के लिए है। म्यांमार की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। मिलिट्री जुंता का कंट्रोल अब सिर्फ कुछ ही एरियाज में है, जबकि एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है, खासकर उन रीजन्स में जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के करीब है। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने म्यांमार के एथनिक ग्रुप्स और एक्साइल्ड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने यहाँ बुलाकर उनसे डायरेक्ट बातें की है। दोनों कंट्रीज ये चाहती है कि किसी तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ म्यांमार के मिलिट्री जुंता और उन एथनिक ग्रुप्स के बीच डायरेक्ट बातचीत हो सके, ताकि कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जाए। इसके लिए इंडिया और इंडोनेशिया दोनों अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि म्यांमार में शांति लाई जा सके। इंडोनेशिया का रोल म्यांमार के इशू में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आसीन के मेंबर है। आसीन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज़ को इंक्लूड करती है। इसका एम है मेंबर कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, और आसीन ने भी म्यांमार के सिचुएशन पर काफ़ी डिस्कशन किए हैं। तो पहले मिलिट्री कूप मतलब समझते हैं। मिलिट्री कूप एक ऐसा इवेंट होता है जब आर्मी अपने ही गवर्नमेंट को हटाकर पावर अपने हाथ में ले लेती है। इसमें यूजली वायलेंस या फोर्स का यूज़ होता है, और डेमोक्रेसी या सिविल गवर्नमेंट को टेम्पररी रिप्लेस किया जाता है मिलिट्री रूल से। आसीन ने म्यांमार के इशू को अपनी प्रायोरिटी में रखा है, और इंडोनेशिया ने हमेशा से इस बात को हाईलाइट किया है कि सब स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत होनी चाहिए। अब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रभावो सबिएंटो का इंडिया का विजिट भी इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस बार सबिएंटो ने अपने विजिट के दौरान म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने का डिसाइड किया है, जो इंडिया और इंडोनेशिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी ज़रूरी है। उनका ये विजिट 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के दौरान होगा, और इसके दौरान इंडिया और इंडोनेशिया के बीच बायलैटरल बातचीत में म्यांमार की सिचुएशन को फोकस किया गया है। दोनों कंट्रीज ये चाहती है कि म्यांमार के अंदर एक सस्टेनेबल पीस प्रोसेस शुरू हो, जिसमें सब फैक्शंस अपनी अपनी पोजीशन क्लियर कर सके और एक कॉमन ग्राउंड पर आ सके। सबिएंटो का इंडिया विजिट सिर्फ म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट पर ही फोकस नहीं था। उन्होंने अपने विजिट के दौरान इंडिया के इंडस्ट्रियल लीडर्स से भी मीटिंग्स की थी, जैसे गौतम अडानी और टाटा ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से। ये मीटिंग इंडिया और इंडोनेशिया के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए थी, खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मेडिकल टूरिज्म जैसे एरियाज़ में। इंडोनेशिया भी चाहता है कि इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज को बहुत ज़्यादा बढ़ाए, और ये मीटिंग उसी डायरेक्शन में एक कदम थी। जब सबिएंटो ने ये कहा कि उनका विजिट स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोस्पेरस रीजन बनाने की डायरेक्शन में है, तो उनका मतलब ये था कि रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना उनका एक प्राइमरी गोल है। म्यांमार का इशू जो रीजनल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, उसको एड्रेस करना दोनों कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर म्यांमार में स्टेबिलिटी नहीं आती
तो वो डायरेक्टली उनके बॉर्डर्स स्पेशली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी अफेक्ट करेगा। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया और इंडोनेशिया का शेयर्ड हिस्ट्री है। दोनों कंट्रीज़ के बीच एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की कॉमन लेगेसी है, इसलिए उनका कोलैबोरेशन सिर्फ इकोनॉमी और सिक्योरिटी कंसर्न तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कल्चरल टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबिएंटो का रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होना इस शेयर्ड बॉन्ड को सेलिब्रेट करने का एक और तरीका था। अब जब प्रबोवो सबिएंटो अपना इंडिया विजिट कंप्लीट करेंगे, उनका अगला डेस्टिनेशन मलेशिया होगा। मलेशिया भी ASEAN का मेंबर है और म्यांमार के इशू पर मलेशिया का भी अपना पर्सपेक्टिव है। सबिएंटो के मलेशिया विजिट के दौरान म्यांमार के सिचुएशन को कंटिन्यू डिस्कस किया जाएगा और दोनों कंट्रीज अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया एज अ मेजर प्लेयर इन ASEAN चाह रहा है कि रीजनल कोऑपरेशन को फर्दर एनहेंस किया जाए और म्यांमार का इशू भी एक प्रायोरिटी हो। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की बातचीत म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन इसमें कई चैलेंजेस हैं। म्यांमार की मिलिट्री जुंता अपने कंट्रोल को मेंटेन करना चाहती है, जबकि एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों साइड के बीच विश्वास की कमी है, मतलब इन दोनों साइड्स में ट्रस्ट नहीं है, इसलिए बातचीत का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इंडोनेशिया और इंडिया अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को इफेक्टिवली यूज़ करता है तो शायद कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो म्यांमार के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हेल्पफुल हो। ये बातचीत और एंगेजमेंट सिर्फ म्यांमार के लिए नहीं बल्कि एंटायर साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के लिए भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर ये इश्यूज सॉल्व होते हैं तो रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता है तो इससे ना सिर्फ म्यांमार की स्टेबिलिटी में मदद मिलेगी बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होगी। म्यांमार के करंट इनस्टेबिलिटी से नेबरिंग कंट्रीज खासकर इंडिया और बांग्लादेश पहले से अफेक्टेड है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में। अगर म्यांमार में पीस प्रोसेस सक्सेसफुली स्टार्ट होता है तो ये क्रॉस बॉर्डर इशू को भी एड्रेस कर सकते हैं, जिससे इंडिया और बांग्लादेश के लिए भी स्टेबिलिटी आएगी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी की टेंशन को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। साउथ चाइना सी एक स्ट्रेटेजिक वाटरवेव है जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और ASEAN कंट्रीज इस रीजन की सिक्योरिटी को लेकर चिंता में है। इंडोनेशिया और इंडिया दोनों कंट्रीज साउथ चाइना सी में पीसफुल रिजोल्यूशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और म्यांमार के इशू को सॉल्व करना इनडायरेक्टली ये इंश्योर करने में मदद करेगा कि रीजन में कोई लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और इंडोनेशिया की कोलैबोरेशन म्यांमार के इशू के अलावा रीजनल सिक्योरिटी के बॉर्डर गोल्स को अचीव करने के लिए भी ज़रूरी है। ये बातचीत जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हो रही है उनका इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी पर लॉन्ग टर्म हो सकता है। अगर म्यांमार में बातचीत शुरू होती है तो ये ना सिर्फ म्यांमार बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के लिए पॉजिटिव चेंज ला सकती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।